गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पर। और जहां पर आप सभी को पता है बायोलॉजी के प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट है। केवीएस, एनवीएस, DSSB एंड बीपीएससी ट्री 4.0। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और हमारा टॉपिक परिसंचरण तंत्र को हम कंटिन्यू करेंगे उसकी क्वेश्चंस को। सो क्वेश्चन आपका सामने है पहला 45 नंबर क्वेश्चन देखिए। रुधिर वाहिकाओं में रुधिर का थक्का जमने से रोकने वाली प्रोटीन है। प्लेटलेट्स, गोलाकार प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, हेपेरिन। चलिए, रुधिर वाहिकाओं में रुधिर का थक्का जमने से रोकने वाली प्रोटीन का नाम। एंड बहुत ही इजी क्वेश्चन से हमने स्टार्ट किया है। बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा हिपेरिन। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। रुधिर की कोशिकाएं जो रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु को नष्ट करती हैं वे हैं प्लेटलेट्स, आरबीसी, त्वचा की कोशिकाएं, डब्ल्यूबीसी। जो रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं को नष्ट करती हैं। मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बता दिया था टॉपिक क्या चल रहा है। सो आई होप आप सभी यहां पर स्टडी करके आए होंगे। सो ये आंसर हो जाएगा आपका डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स से ही है आपके जो रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं को नष्ट करती हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 47 देखिए। मानव की परिपक्व एरिथ्रोसाइट में नहीं होता आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, हीमोग्लोबिन। मानव की परिपक्व एरिथ्रोसाइट में नहीं होता, क्या प्रेजेंट नहीं होता? सो चलिए आप सभी क्लास को एक बार फिर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो भी आप पहली बार जुड़े हैं, और पिछले सभी क्लासेस को आप अटेंड करेंगे जो कि आपको प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगे। तो मानव की परिपक्व एरिथ्रोसाइट में क्या नहीं प्रेजेंट होता? डीएनए। ऑप्शन बी इज करेक्ट, डीएनए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 48। मानव भ्रूण के हीमोग्लोबिन में देखते हैं ऑप्शंस। वयस्क की अपेक्षा ऑक्सीजन के लिए कम बंधुता होती है। ऑक्सीजन के प्रति इसकी बंधुता उतनी ही होती है जितनी वयस्क में। 4 के अलावा केवल 2 प्रोटीन उप इकाइयां होती हैं। वयस्क की अपेक्षा ऑक्सीजन के लिए अधिक बंधुता होती है। चलिए आंसर कीजिएगा। मानव भ्रूण के हीमोग्लोबिन में वयस्क की अपेक्षा ऑक्सीजन के लिए अधिक बंधुता होती है। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कितने सारे एग्जाम से पूछा गया है। CPMD 2010, AIPMD 2008 दोनों में पूछा हुआ है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ऐसे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते जाएंगे। सो आप हर एक क्लास को अटेंड कीजिए, इसलिए कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 49। रुधिर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? लाल रुधिर कणिकाओं द्वारा O2 तथा प्लाज्मा द्वारा केवल CO2 का परिवहन होता है। O2 व CO2 दोनों का परिवहन लाल रुधिर कणिकाओं व श्वेत रुधिर कणिकाओं दोनों के द्वारा होता है। O2 का परिवहन लाल रुधिर कणिकाओं द्वारा तथा CO2 का श्वेत रुधिर कणिकाओं द्वारा होता है। लाल रुधिर कणिकाएं प्लाज्मा दोनों O2 तथा CO2 का परिवहन करती हैं।
चलिए आंसर करिएगा। रुधिर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? 4 ऑप्शन इनमें से केवल एक ही ऑप्शन सही है, बाकी सभी गलत हैं। तो देखते हैं यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा। लाल रुधिर कणिकाओं द्वारा ऑक्सीजन तथा प्लाज्मा द्वारा केवल CO2 का परिवहन होता है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, परिसंचरण तंत्र के बारे में आप पढ़िए, समझिए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में होता है, अब परसेंटेज यहां पर दिया हुआ है हीमोग्लोबिन का, 70% ग्लोबिन प्लस 30% हिमेटिन, 80% ग्लोबिन प्लस 20% हिमेटिन, 95% ग्लोबिन प्लस 0.5% हिमेटिन, 90% ग्लोबिन प्लस 10% हिमेटिन। चलिए, हीमोग्लोबिन का परसेंटेज आप आंसर कीजिएगा कमेंट्स में। सो देखिए यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। हीमोग्लोबिन में कितना परसेंट ग्लोबिन होता है? 95% ग्लोबिन प्रोटीन प्लस 0.5% हिमेटिन। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की तरफ बढ़ेंगे। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, मनुष्यों में ए बी और रुधिर समूह का नियंत्रण जीन 1 के द्वारा होता है। इस जीन के 3 युग्म विकल्पी IA, IB तथा I होते हैं। 3 भिन्न युग्म विकल्पी होने के कारण 6 भिन्न जीन प्रारूप संभव हो सकते हैं। संभावित लक्षण प्रारूपों की संख्या बताइए। ऑप्शन है 3, 4, 1, 2। अब इसको आप समझ के आंसर करेंगे। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ब्लड ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चन है। AIPMT 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए, सो द राइट आंसर इज 4। संभावित लक्षण प्रारूपों की संख्या होगी 4। ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर आपका 52। ABO पद्धति के अंतर्गत किसी अज्ञात रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति का सड़क दुर्घटना में अत्यधिक रुधिर बह जाता है और उसे तुरंत रुधिर आधान की आवश्यकता है। उसका एक मित्र जिसके पास उसकी रुधिर वर्ग का वैध प्रमाण पत्र है, बिना किसी विलंब के रुधिर दान का आग्रह करता है। रुधिर दाता को रुधिर वर्ग बताइए। अच्छा, ऑप्शन है AB, O, A, B। ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, AIPMT 2011 में पूछा गया है। कंटिन्यू यहां पर आपको PYQs मिलने वाले हैं फ्रेंड्स। कोई भी क्वेश्चन आप मिस नहीं कर सकते। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखते हैं इसका आंसर O। ठीक है, तो बिना किसी विलंब के अगर हम कोई भी ब्लड ग्रुप चढ़ा सकते हैं तो वो O है, क्योंकि O जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर है, वो सब हर किसी को अपना ब्लड दे सकता है। सो ऑप्शन B इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। रुधिर कोशिकाएं रुधिर में सिकुड़ती नहीं है क्योंकि रुधिर होता है अतिपरासरी, अवपरासरी, समपरासरी, जल के समान। बोला गया है कि रुधिर कोशिकाएं रुधिर में सिकुड़ती नहीं है, क्या कारण है इसका? UPCPMT 2008
बस आप क्वेश्चंस के साल नोट कीजिए, किस किस साल में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। टॉपिक चल रहा है हमारा परिसंचरण तंत्र। तो रुधिर के अंदर रुधिर कोशिकाएं नहीं सिकुड़ती, इसका कारण है कि रुधिर जो है वो समपराशरी विलयन होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, समपराशरी होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? हिपैरिन मास्ट कोशिका, हीमोग्लोबिन मोनोसाइट, प्रतिरक्षी लिम्फोसाइट, जीवाणु भक्षण न्यूट्रोफिल। कौन सा यहां पर मिसमैच्ड है, मतलब सही मैच नहीं किया हुआ है? अगेन ये आपका एएफएमसी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2006 में। सो देखिए, हिपैरिन मास्ट कोशिका बिल्कुल सही है, प्रतिरक्षी लिम्फोसाइट भी बिल्कुल सही है, जीवाणु भक्षण न्यूट्रोफिल भी बिल्कुल सही है, सिवाय हीमोग्लोबिन मोनोसाइट के। इसका जोड़ा बिल्कुल सही नहीं है, हीमोग्लोबिन मोनोसाइट से रिलेट नहीं करता। सो ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 55 नंबर। रुधिर वाहिनियों की अंतःभित्ति का निर्माण करने वाली उपकला है? घनाकार उपकला, स्तंभी उपकला, पक्षमाभी स्तंभी उपकला, शल्की उपकला। AIPMT 2010। क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा और मुझे अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कि आपको क्लासेस कैसे लगे। देखिए, रुधिर वाहिनियों के अंतःभित्ति का निर्माण करने वाली उपकला है शल्की उपकला। ऑप्शन डी इज करेक्ट, शल्की उपकला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। मास्ट कोशिकाओं से किसका स्रावण होता है? ऑप्शंस है प्यूरिन, मायोग्लोबिन, स्टेमिन, हीमोग्लोबिन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आज के सेशन में, लेकिन उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट भी आप देख सकते हैं कितने सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ये भी आपका AIPMT में पूछा गया क्वेश्चन है 2008 का। तो मास्ट कोशिकाओं के द्वारा हिस्टामिन का सिक्रीशन होता है, हिस्टामिन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 देखिए। समुद्र तल पर रहने वाले लोगों में उनके रुधिर के प्रति घन मिलीमीटर में 50 लाख लाल रुधिर कोशिकाएं होती हैं, जबकि 54,000 मीटर की ऊंचाई पर रहने वाले लोगों में यह संख्या लगभग 80 लाख होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिक ऊंचाइयों पर। ऑप्शंस देखिए, लोगों को सांस लेने के लिए प्रदूषण मुक्त वायु मिलती है, जिससे अधिक ऑक्सीजन उपलब्ध होती है। वायुमंडलीय O2 स्तर कम होता है, जिससे जीवित बने रहने के लिए आवश्यक O2 के अवशोषण के लिए अधिक लाल रुधिर कोशिकाएं चाहिए। UV विकिरण अधिक होता है, जिससे लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन बढ़ जाता है। या लोग अधिक पोषक आहार लेते हैं, जिससे अधिक लाल रुधिर कोशिका बनती है। समझिए, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया और अलग अलग एग्जाम से पूछे जाते हैं आज तक, कि जो मैदानी क्षेत्रों में रहते हैं उनके ब्लड में प्रति घन मिलीमीटर में 50 लाख RBC होते हैं, जबकि पहाड़ों पर रहने वालों के में 80 लाख होते हैं। बहुत बड़ा अंतर है। और इसका रीजन क्या है कि ऊंचाइयों पर रहने वाले लोगों के खून में अधिक लाल रुधिर कोशिकाएं होती हैं? इसका कारण है कि वायुमंडलीय स्तर ऊंचाइयों पर कम होता है, O2 का स्तर कम होता है, जिससे जीवित बने रहने के लिए आवश्यक O2 के अवशोषण के लिए
अधिक लाल रुधिर कोशिकाएं चाहिए। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से किसके प्रति सर्वाधिक बंधुत्व पाया जाता है? CO2, CO, O2, NH3। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है 2009 में CPMT। एंड द राइट आंसर इज CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। हीमोग्लोबिन सबसे अधिक बंधुता कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रति दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 59, उत्तकों द्वारा ग्रहण किए जाने के पश्चात भी मनुष्य के रुधिर में ऑक्सीजन का एक बड़ा अनुपात अप्रयुक्त रह जाता है, यह O2। ऑप्शन है रुधिर के PCO2 को 75 मिलीमीटर Hg तक बढ़ा देती है, ऑक्सीहीमोग्लोबिन संतृप्तता को 96% पर बनाए रखने के लिए पर्याप्त होती है, उपकला उत्तकों में अधिक ऑक्सीजन मुक्त करने में सहायता करती है, पेशीय व्यायाम के दौरान एक रिजर्व की भांति कार्य करती है। चलिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पेशीय व्यायाम के दौरान एक रिजर्व की भांति कार्य करती है, ये अप्रयुक्त ऑक्सीजन। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, बिल्कुल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 60। देखिए, मानवों में रुधिर का पश्च महाशिरा में से अनुशिथिलिनी दाहिने आलिंद में को पहुंचना किसके कारण होता है? समझ लीजिए क्वेश्चन को। ऑप्शन है शिरा वाल्वों का धक्का देकर खुल जाना, चूषण खिंचाव, शिरा आलिंद नोड का उत्तेजन, पश्च महाशिरा तथा आलिंद के बीच का दाब अंतर। और यह पूछा गया है आपका AIPMT 2008 में। अभी के सारे क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम महाशिरा तथा आलिंद के बीच का दाब अंतर। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए, आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ये सारे क्वेश्चंस बेहद इंपॉर्टेंट है। आप TGT PGT की लेवल की तैयारी कीजिए बिल्कुल। 61 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है वे लगभग 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड वहन करती है, वे 99.5% ऑक्सीजन का स्थानांतरण करती है, वे केवल 80% ऑक्सीजन का स्थानांतरण करती है तथा शेष 20% ऑक्सीजन रुधिर प्लाज्मा में घुलित अवस्था में स्थानांतरित होती है, वे कार्बन डाइऑक्साइड को बिल्कुल भी वहन नहीं करती। चार ऑप्शंस में से आपको सत्य कथन का चयन करना है। PYQ 2010। तो सत्य कथन यहां पर है, वे लगभग 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड का वहन करती है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है अगला 62 नंबर क्वेश्चन, दात्र कोशिका अरुधिरता अफ्रीकी आबादी में से इसलिए नहीं समाप्त हो पाई क्योंकि यह अप्रभावी जीनों द्वारा नियंत्रित होती है, यह घातक रोग नहीं है, इसके द्वारा मलेरिया से प्रतिरक्षा प्राप्त होती है, यह प्रभावी जीनों द्वारा नियंत्रित होती है। दात्र कोशिका अरुधिरता अफ्रीकी आबादी के लिए इसलिए समाप्त नहीं हो पाई। अगेन AIPMT 2006 का क्वेश्चन है। इसका कारण है इसके द्वारा मलेरिया से प्रतिरक्षा प्राप्त होती है, इसलिए यह समाप्त नहीं हो पाई। ठीक है, एक प्रकार से अडेप्टेशन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 63,
ऐसे व्यक्ति जिन्होंने 6 महीने पहले मैदानी क्षेत्रों से रोहतांग दर्रे के निकटवर्ती क्षेत्र में प्रवास किया हो, उनमें आरबीसीएस की अधिक होगी तथा उनकी हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के प्रति बंधन क्षमता कम होती है। वे फुटबॉल जैसे खेल खेलने के लिए शारीरिक रूप से उपयुक्त नहीं होते हैं। वे अल्टीट्यूड सिकनेस से पीड़ित होंगे तथा मिचली एवं थकान इत्यादि लक्षण प्रदर्शित करेंगे। उनमें आरबीसीएस की संख्या सामान्य होगी किंतु उनके हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के प्रति बंधन क्षमता अत्यधिक होगी। ये क्वेश्चन भी आपका कई दफा एग्जाम में पूछा हुआ है। देखिए 2012 में भी पूछा गया है एआईपीएमटी में। जो 6 महीने पहले ही मैदानी क्षेत्र से रोहतांग दर्रे यानी कि पहाड़ी क्षेत्र में गया हो, प्रवास किया हो, रहने गया हो पहाड़ी क्षेत्रों में मैदानी क्षेत्र से, उसके शरीर में किस प्रकार के परिवर्तन होंगे? उनमें आरबीसी मतलब कि लाल रुधिर कोशिकाएं अधिक होंगी तथा उनके हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के प्रति बंधन क्षमता कम होती है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, यदि पुत्र का रुधिर वर्ग O तथा उसके पिता का रुधिर वर्ग B है तो पिता का जीन प्रारूप है IOIO, IAIB, IOIB, IOIA। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, 2010 में पूछा गया है। पुत्र का रुधिर वर्ग O है, पिता का B है तो जीन प्रारूप क्या होगा पिता का? बिल्कुल IOIB हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। नीचे मनुष्य के रुधिर परिसंचरण तंत्र के संबंध में 4 कथन दिए गए हैं। ठीक है, तो 4 कथन में आपको सत्य कथन का चयन करना है। देखिए पहला कथन क्या है, शिराओं की अपेक्षा धमनियां मोटी भित्ति युक्त तथा संकरी अवकोशिका वाली होती है। बात तो सही है। देखते हैं अगला, एंजाइमा सीने में होने वाला तीव्र दर्द है जब मस्तिष्क को रुधिर परिसंचरण कम हो जाता है। एबी रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति एबीओ तंत्र के अंतर्गत किसी भी रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है। कैल्शियम आयन रुधिर का थक्का जमने की क्रिया में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो कितने कथन यहां पर आपको सही लग रहे हैं? चलिए सारे ऑप्शंस देखिए और आंसर कीजिए। कोशिश कीजिएगा कि आपके मैक्सिमम आंसर सही हो। तो देखिए देखते हैं आप पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। जैसा कि मैंने कहा पहला ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, और एक आंसर आपका सही हो जाएगा फोर्थ, कैल्शियम और रुधिर थक्का जमने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पहला और फोर्थ आपका सही है। चलिए फर्स्ट एंड फोर्थ दिया हुआ है आपका, पहला ही ऑप्शन में दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 66, हमारे शरीर में प्रतिरक्षी किसके सम्मिश्र होते हैं? लाइपोप्रोटीन्स, स्टेरॉइड्स, प्रोस्टैग्लैंडिन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स। हमारे शरीर में प्रतिरक्षी किसके सम्मिश्र होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन्स के। ऑप्शन डी इज करेक्ट। और ये आपका 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है एआईपीएमटी का। कंटिन्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67,
एड्स पैदा करने वाला एचआईवी सबसे पहले किसका विनाश करना आरंभ करता है? बी लसिकाणुओं का, श्वेताणुओं का, बिंबाणुओं का, उत्क्रियक टी लसिकाणुओं का? PYQ 2006 वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन, जनरल नॉलेज भी है ये, कि जो एड्स पैदा करने वाले एचआईवी है, वायरस है, वो सबसे पहले किसका नाश करते हैं? उत्क्रियक टी लसिकाणुओं का। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए मैच द कॉलम है, इसको मैच करेंगे। थ्राम्बोप्लास्टिन, बहुलोहित अणुरुधिर, कोलेस्ट्रॉल, रुधिरालपता, आरबीसीएस की वृद्धित संख्या, लिम्फोसाइट, प्रतिरक्षी, उच्च रुधिर दाब, रुधिर स्कंदन। चलिए मैच कीजिएगा। आप सभी इसके बाद कमेंट्स करके बताएंगे आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए। देखिए मैच करते हैं यहां पर थ्रोम्बोप्लास्टिन, इसका संबंध हो जाएगा रुधिर स्कंदन मतलब ब्लड क्लॉटिंग से। कोलेस्ट्रॉल का रिलेशन हो जाएगा उच्च रुधिर दाब से, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो आपका बीपी बढ़ जाता है। आरबीसीएस की वृद्धित बहुलोहित अणुरुधिर, ठीक है, और प्रतिरक्षी हो जाएगा लिम्फोसाइट। बिल्कुल, कोड बनने वाला है आपका 5413, 5413, 5413, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए एक और क्वेश्चन बच गया है, परिसंचरण तंत्र का लास्ट क्वेश्चन, 79 नंबर क्वेश्चन, इसको भी आपको मैच करना है। मत्स्य एकल परिसंचरण, उभयचर द्विक परिसंचरण, सरीसृप मिश्रित परिसंचरण, पक्षी, तो किस वर्ग में किस प्रकार का परिसंचरण पाया जाता है? मैच कीजिए। चलिए मत्स्य में आपका पाया जाता है एकल परिसंचरण, उभयचर में आपका पाया जाएगा मिश्रित परिसंचरण, एंड सरीसृप में आपका पाया जाएगा, इसमें भी आपका मिश्रित परिसंचरण हो जाएगा, और पक्षी में द्विक परिसंचरण। बिल्कुल 1332 आपका कोड बन जाएगा, 1332, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज से ये पर समाप्त करते हैं। अगला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे उत्सर्जन तंत्र का। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद।